नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी प्रत्येक वीडियो को आपने देखा होगा। उसी की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं नए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 11 को, जिसके प्रत्येक प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 11। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, नवनिर्मित जिला नीम का थाना कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं? पहले नंबर पर आता है झुंझुनू, दूसरा आता है सीकर, तीसरे नंबर पर आता है जयपुर ग्रामीण के साथ भी ये सीमा बनाता है, चौथे नंबर पर आता है कोटपुतली बहरोड। अब ये जो नवनिर्मित जिला नीम का थाना है वो अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। अंतरराज्य सीमा हरियाणा के साथ बनाता है। दोस्तों, आगे देखें, स्वतंत्रता से पूर्व ये जयपुर राज्य की रामगढ़ जो तहसील थी, जो नीम का थाना जिला है वो जयपुर राज्य के रामगढ़ तहसील का हिस्सा था। और स्वतंत्रता से पूर्व इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था तोरावटी, तोरावटी और निजामती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसको वर्तमान में कौन कौन से जिलों को तोड़कर बनाया गया है? तो इसको तोड़कर बनाया गया है झुंझुनू और सीकर से। सीकर और झुंझुनू को तोड़कर बनाया गया जिला कौन सा है? तो नीम का थाना जिला। नदी है एक, वो कौन सी है? वो नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ये कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और कहां पर खत्म होती है? तो झुंझुनू की सीमा पर जाकर ये खत्म हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का एलोरा किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए झालावाड़, बी ब्यावर, सी केकड़ी, डी उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए झालावाड़। झालावाड़ के अंदर स्थित है झालरापाटन। झालरापाटन को ही राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गुफाएं स्थित है। कौन सी गुफाएं स्थित है? कोलवी की गुफाएं और डग की गुफाएं। कोलवी और डग की गुफाएं यहां पर स्थित हैं, जो झालरापाटन के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर 35 गुफाएं स्थित है। ठीक है, और ये हैं बौद्ध धर्म की गुफाएं। बौद्ध धर्म की कोलवी और डग में जो गुफाएं स्थित हैं, इसी कारण इसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। और झालावाड़ के बारे में देखें तो झालावाड़ जो रियासत है वो सबसे नई रियासत है। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ रियासत, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी रियासत की? झालावाड़ रियासत की। इससे पहले ये मुगल काल में मालवा का हिस्सा थी। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। नागपुर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है। और चेरापूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लूनी नदी के तट पर कौन सा जिला बसा हुआ है? ए बालोतरा, बी सांचौर, सी ए व बी दोनों, डी बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बालोतरा और सांचौर दोनों लूनी नदी के तट पर बसे हुए हैं। बालोतरा जो जिला है वहां से लूनी नदी निकलती है, और बालोतरा जो जिला है वो लूनी नदी के पेटे में बसा हुआ है, मतलब लूनी नदी के निचले ढाल पर बसा हुआ है। जब लूनी नदी का पानी उफान पे आता है तो यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ के हालात बनते हैं। कहां पर बनते हैं? बालोतरा में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो सांचौर की बात करें हम, सांचौर लूनी नदी का राजस्थान का अंतिम जिला आता है। सांचौर के बाद ये गुजरात से होकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती। कौन सी नदी? लूनी नदी। कच्छ के रण में गिरने वाली ये नदी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिले की। जो बाड़मेर जो जिला है वहां से भी लूनी नदी निकलती है, लेकिन इस नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है ये जिला। बाड़मेर जिले की प्रमुख नदी है लूनी नदी। ठीक है, इसके साथ ही सुकड़ी और मिठड़ी नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी है। कहाँ की? बाड़मेर जिले की। ठीक है, सुकड़ी नदी है वो बाड़मेर के कहां पर मिलती है? लूनी नदी में मिलती है। ये लूनी नदी में सुकड़ी नदी कहां पर मिलती है? ये मिलती है समदड़ी में। लूनी नदी के तट पर कौन सा जिला बसा हुआ है? तो सांचौर भी बसा हुआ है और हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरजमल शेखावत की 8 खंभों की छतरी वर्तमान में कहां पर स्थित है? ए जयपुर, बी दूदू, सी टोंक, डी जयपुर ग्रामीण। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में किसकी छतरी स्थित है? तो सूरजमल शेखावत की छतरी स्थित है। सूरजमल शेखावत थे वो कौन थे? ये प्रताप सिंह जी, सवाई प्रताप सिंह जी के सेनापति थे।
कौन थे? सवाई प्रताप सिंह जी के सेनापति थे। और ये जो सूरजमल शेखावत है वो बिसाऊ के जागीरदार थे। और ये इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो जयपुर ग्रामीण में एक जगह आती है, इसका नाम है तुंगा। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के तुंगा में इनकी छतरी बनी हुई है। और तुंगा में एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1787 में। किस किस के बीच में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह जी और महंत जी सिंधिया, इन दोनों के बीच में 1787 में युद्ध हुआ था। इसमें जीत हुई थी सवाई प्रताप सिंह जी की जीत हुई थी। इसमें महंत जी सिंधिया ने ये कहा था, यदि मैं जीवित रहा तो पूरे जयपुर राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में हाथी मेला कहां पर लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, आमेर में। यहां पर मेला तो लगता है, उसके साथ ही आमेर को हाथी गांव बोला जाता है। और हाथी गांव इसको घोषित कब किया गया? 2008 में। 2008 में राजस्थान सरकार ने इसको हाथी गांव घोषित किया, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक में हाथी पाए गए थे। और ये जो हाथी गांव है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 100 एकड़ में राजस्थान सरकार ने हाथी गांव को बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर जो जिला है उसकी हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां और आभूषण प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में ऐसे भी युद्ध हुए हैं जो हाथियों से हुए हैं। किस युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, जिसमें मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। म से मानसिंह, म से मर्दाना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। उसी में विपरीत जो महाराणा प्रताप थे उनके हाथियों का नाम था लूणा और राम प्रसाद। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में हाथी मेला कहां पर लगता है? तो सी, आमेर में लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, फुलेरा में स्थित है। और फुलेरा क्या है? जयपुर ग्रामीण की तहसील है, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और फुलेरा में एक और चीज है। कौन सी झील है? सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और सांबर झील पर एक और चीज बनी हुई है। क्या बनी हुई है? देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सांबर झील है उससे देश के 100% नमक में से 8.7% नमक उत्पादित होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 1562 में सांबर झील के किनारे, 1562 में सांबर झील के किनारे अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था। और उस टाइम पे अकबर अजमेर की यात्रा पर थे। उस टाइम पर अकबर किसकी यात्रा पर था? अजमेर की यात्रा पर था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला कहां पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में भी कहां पर लगता है? लुणियावास में। लुणियावास ये किस पंचायत में पड़ता है? तो सांगानेर। जयपुर ग्रामीण के सांगानेर के लुणियावास में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये बात आपको पता चल गई। ये जो मेला है वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। और ये कब लगता है? दशहरे के पर्व पर लगता है। दशहरे के पर्व पर लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं गधे से रिलेटेड कौन कौन सी बातें राजस्थान में। तो गधों की देवी कौन सी है? उनका नाम है खलखाणी माता। कौन सी माता? खलखाणी माता को गधों की देवी कहा जाता है। हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें एक एरिया पड़ता है सोरसेन। सोरसेन में भी एक गधों का मेला लगता है, जो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला है। एक तो मेला हो गया अपने लुणियावास में, दूसरा हो गया सोरसेन में जो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद जो एक देवी है उनका वाहन है गधा। कौन सी देवी है? शीतला माता। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। ठीक है, शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार। ठीक है, शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण के चोमू में स्थित है। ठीक है, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, और इनका मेला कब लगता है? तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी हम कहते हैं, वो कब आती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। किनका? शीतला माता का। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दूसरे शंकराचार्य के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रज्जब जी, सुंदरदास जी, दादू जी या संत पीपा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी। ये दादू संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दादू जी संत थे, उनकी संप्रदाय थी दादू संप्रदाय। दादू जी का जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में।
और इनके कितने शिष्य थे? टोटल मिलाकर 152 शिष्य थे। उसमें से 52 शिष्य इनके प्रमुख शिष्य थे और उन्हीं 52 शिष्यों में से कौन थे? सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी जो शिष्य थे वो उनके 52 शिष्यों में सबसे छोटे शिष्य थे। ये सबसे कम उम्र में दादू पंथ से जुड़ गए थे। इनकी उम्र थी उस टाइम पर 6 वर्ष की और इन्होंने दादू पंथ की नागा शाखा को चलाया। उसके बाद हम बात करते हैं रज्जब जी की। रज्जब जी भी इनके शिष्य थे, ठीक है, प्रमुख 52 शिष्यों में आते थे। इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर किसका प्रचार प्रसार किया? संत दादू जी का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दादू जी की मृत्यु के बाद जो दादू पंथ है वो 5 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से वो 5 भाग थे? पहला भाग था खालसा, दूसरा था खाकी, तीसरा था उत्तरादे, चौथा था विरक्त और 5वां था नागा। और ये जो नागा शाखा चलाई वो किसने चलाई थी? संत सुंदरदास जी ने। ये सबसे छोटी उम्र के शिष्य थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान के दूसरे शंकराचार्य के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो सुंदरदास जी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की सबसे बड़ी ग्रीन लैम्प प्लाईवुड इंडस्ट्री कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, बी। ये जो जिला है 2 जिलों से तोड़कर बनाया गया है। फर्स्ट बात आती है जयपुर की। जयपुर से कोटपुतली ले लिया गया है, बहरोड अलवर से। जयपुर और अलवर को तोड़कर कोटपुतली बहरोड जिला बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है? तो इसकी सीमा लगती है, पहली तो लगती है अलवर के साथ, दूसरी लगती है जयपुर ग्रामीण के साथ, तीसरे नंबर पर आता है हमारा खेरथल तिजारा और चौथे नंबर पर आता है नीम का थाना। ये 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन? कोटपुतली बहरोड, ठीक है। ये जो कोटपुतली बहरोड है वो अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। किसके साथ बनाता है? हरियाणा राज्य के साथ बनाता है। किसके साथ? हरियाणा राज्य के साथ बनाता है। और कौन कौन से जिले जो हरियाणा राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है ये भी हम देख लेते हैं। राजस्थान के सबसे ऊपर से हम चलते हैं, उत्तरी भाग से। पहला जिला आता है हमारा हनुमानगढ़। उसके नीचे कौन सा है? चूरू। उसके नीचे कौन सा है? झुंझुनू। उसके नीचे कौन सा है? नीम का थाना। और उसके नीचे कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। और उसके नीचे कौन सा आता है? तो खेरथल तिजारा। और लास्ट में कौन सा आता है? 7वां जिला, वो आता है हमारा अलवर। अलवर की छोटी सीमा छूती है, ठीक है। और ये टोटली मिलाकर जो 7 जिले हैं उनकी सीमा किससे छूती है? तो हरियाणा राज्य से छूती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में विराटनगर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी खेरथल तिजारा, सी जयपुर ग्रामीण, डी कोटपुतली बहरोड। पहले कहां पर आता था? पहले आता था ये जयपुर में। अब वर्तमान में कहां पर आता है? वर्तमान में ये आता है कोटपुतली बहरोड में। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और यहां पर एक सभ्यता है जिसका क्या नाम है? बेराट सभ्यता। और ये बेराट सभ्यता भी वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती है। इसका जो उत्खनन का कार्य किया था सबसे पहले 1935 से 36 में, वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसके साथ यहाँ पर गणेश डूंगरी, भीम की डूंगरी और बीजक की डूंगरी स्थित है, ठीक है। और बीजक की जो डूंगरी है वहां से कैप्टन बर्ट ने 1837 में एक शिलालेख ढूंढा था। उसका क्या नाम था? भापरू शिलालेख। और भापरू शिलालेख ब्रह्मलिपि का था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था और मौर्यकालीन था। और किसका था? अशोक सम्राट का था, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था बुद्ध धम्म संघ। इसका क्या मतलब है? मैं बौद्ध धर्म में आस्था रखता हूं। जो किसने ढूंढा था? कैप्टन बर्ट ने ढूंढा था। और कब ढूंढा था? तो 1837 में ढूंढा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखते हैं। परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ए है चौपासनी शोध संस्थान और दूसरा है बी राज शोध संस्थान। ये राजस्थान शोध संस्थान है, ठीक है। चौपासनी जो शोध संस्थान है इसी को राजस्थान शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो निर्माण किया था 1950 में करवाया गया था, ठीक है। किसने किया था? डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने इसका निर्माण किया था। किसका? चौपासनी शोध संस्थान या राजस्थान शोध संस्थान का निर्माण किया था 1950 में डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने किया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 कोटड़ी रियासत का संबंध कहां से है? इसका आंसर हो जाएगा बी आमेर से। क्यों है? क्योंकि
पृथ्वीराज कच्छवा। पृथ्वीराज कच्छवा ने उनके 12 पुत्रों में जयपुर रियासत को बांट दिया था, इसीलिए इसको 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। 12 कोटड़ी जो रियासत थी उसकी तो बात हमने कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि जयपुर रियासत की स्थापना कैसे हुई, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कच्छवा शासकों की जो राजधानी थी वो थी दौसा। उसके बाद कौन सी थी? जमवा, रामगढ़। उसके बाद थी आमेर। उसके बाद हुई जयपुर। दौसा, उसके बाद जमवा, रामगढ़, उसके बाद होगी आमेर, उसके बाद होगी जयपुर। सबसे पहले दौसा कैसे हुई? बिसल देव चौहान जो कि अजमेर के शासक थे। कहा जाता है कि दौसा में उन्होंने अपने शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसीलिए इसका नाम तो सबसे पहले पड़ा ढूंढाड़। इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? ढूंढाड़। दौसा राज्य में चौहानों का शासन था। चौहानों के साथ 10वीं शताब्दी में बड़ गुर्जरों का भी शासन हुआ। ठीक है, बड़ गुर्जरों से निपटने के लिए जो चौहान शासक थे उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने बुलाया दुल्हे राय। दुल्हे राय कहाँ के शासक थे? वो थे ग्वालियर के। ग्वालियर के शासक दुल्हे राय को उन्होंने बुलाया कहाँ पर? दौसा। ठीक है, और ये दुल्हे राय कौन थे? जो चौहान शासक थे यहाँ के, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? दुल्हे राय। तो ये यहाँ के जमात थे। ठीक है, तो इन्होंने दौसा में आकर बड़ गुर्जरों को खत्म कर दिया। दुल्हे राय को यहाँ का शासन दे दिया। दुल्हे राय ने अपने पिता सोड़देव को ढूंढाड़ रियासत दे दी। इनके मरने के उपरांत 1035 में वापस आ गए दुल्हे राय और यहाँ पर इन्होंने शासन किया। दौसा से ये आगे जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ से आमेर को रियासत इन्होंने कब बनाया? दुल्हे राय के पुत्र थे कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर में रहते थे मीणाओं को हराकर वहां पर कोकिल देव ने अपना आधिपत्य जमा लिया और उसी उपरांत तभी से यहाँ पर आमेर रियासत की स्थापना हो गई। और जिसके संस्थापक किसको कहा जाता है? तो दुल्हे राय को कहा जाता है। तो 12 कोटड़ी रियासत का संबंध कहां से है? तो आमेर रियासत से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध है ए चौहटन, बी शेरवा, सी रामसर, डी नोखड़ा। पहले तो हम देख लेते हैं ये जो नाम है वो क्या है? बाड़मेर की तहसील है और इसमें से जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थान है? चौहटन। चौहटन स्थान है बाड़मेर का, वो पूरे भारत में गोंद के लिए प्रसिद्ध है। अब गोंद उत्पादित कहां से होता है? जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर क्या स्थित है? टोटली मरुस्थल है। और जो बाड़मेर जिले का दक्षिणी भाग है, दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहां पर लूनी का मैदान स्थित है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पूरा टोटली रेगिस्तानी एरिया है। और रेगिस्तानी एरिया में कौन से वृक्ष उगते हैं? तो सर्वाधिक बाड़मेर में उगने वाला वृक्ष है वो कौन कौन से है? खेजड़ी, दूसरा हो गया बेर, तीसरा हो गया कुमठ, चौथा हो गया आंख और पांचवा हो गया गूगल। टोटल मिला के ये जो वृक्ष है, ये जो वनस्पति है वो सर्वाधिक पाई जाती है कहां पर? बाड़मेर में पाई जाती है। और इसमें से जो एक वृक्ष है इसका नाम है कुमठ। कुमठ से गोंद निकाला जाता है। तो राजस्थान में जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थान है? चौहटन। और चौहटन में कुमठ की जड़ियों से गोंद निकाला जाता है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट के लिए प्रसिद्ध गोमठ स्थित है। गोमठ क्या है? गोमठ गांव है। तो कौन से जिले का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के लिए प्रसिद्ध गोमठ कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फलोदी में। फलोदी के गोमठ के ऊंट प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? वजन ढोने के लिए प्रसिद्ध है। वजन ढोने के लिए कहां के ऊंट प्रसिद्ध है? तो फलोदी के गोमठ के ऊंट प्रसिद्ध है। ठीक है, और ऊंट के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ऊंट से याद आता है कि ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम है। किसका नाम है? एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम है। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट का क्या नाम है? 2 कुबड़ वाले ऊंट का नाम है कैमेलस बैक्ट्रेनस। क्या नाम है? बैक्ट्रेनस। ठीक है, ये 2 कुबड़ वाला ऊंट जो यहाँ पे भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान ऊंटों के मामले में पहले नंबर पर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और सबसे कम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? तो झालावाड़ में। कहां पर पाए जाते हैं? झालावाड़ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऊंट की सबसे प्रमुख बीमारी है वो कौन सी है? सर्रा। ऊंट में जो सर्रा रोग होता है वो ऊंट का सबसे खतरनाक और सबसे प्रमुख बीमारी है। और ये किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऊंट को चराने का जो काम करती है वो कौन सी जाति करती है? राई का जाति। और राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबू जी को जाता है। ये लोक देवता है। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ बाची जाती है? तो पाबू जी की ही फड़ बाची जाती है। ठीक है,
ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिद्ध संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर कब स्थापित किया गया? सबसे पहले हम देख लेते हैं कहां पर स्थापित किया गया। स्थापित किया गया है फलोदी में। फलोदी में स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया? तो सी 2011 में स्थापित किया गया है। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाए गए जो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर का जोहड़बीड़, जो एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 56.26 वर्ग किलोमीटर में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? तो बीकानेर का जोहड़बीड़ क्षेत्र, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? गिद्ध संरक्षण के लिए। अब गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि 1990 के बाद गिद्धों की संख्या बहुत ही कम रह गई थी, इसलिए गिद्ध संरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई। 2006 के बाद बीकानेर के ये जो गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक गिद्ध पाए गए। इनकी संख्या कम कैसे हो गई थी? जो गिद्ध हैं वो किसका काम करते हैं? ये वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। जैसे कोई पशु मर जाता है तो इसको ये खा लेते हैं, इससे वातावरण दूषित नहीं होता है। पशुओं को एक इंजेक्शन लगाया जाता था या ऐसी दवाई दी जाती थी जो दर्द निवारक थी, जिसका नाम था डिक्लोफेनाक। ठीक है, डिक्लोफेनाक नाम की एक दवाई थी जो पशुओं को दी जाती थी, दर्द निवारक थी। पशु को मरने के बाद गिद्ध खाते थे तो इससे गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी, या गिद्ध उसके पास भटकते नहीं थे या उसको खाते नहीं थे, बिना खाए हुए इनकी मृत्यु हो जाती थी, या इसको खा के इसकी मृत्यु हो जाती थी, जिस कारण से गिद्धों में कमी आई थी। इसी कारण जोहड़बीड़ में ये क्षेत्र बनाया गया है और जोहड़बीड़ में वर्तमान में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। और गिद्ध संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो लोधी में स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया है? तो 2011 में स्थापित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? ए शेरगढ़, बी निमराना, सी जैसलमेर, डी सिवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिवाना। ये जो सिवाना दुर्ग है वर्तमान में कहां पर स्थित है? बालोतरा जिले में। ठीक है, पहले हम इसको कहां पर पढ़ते थे? बाड़मेर जिले में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1011वीं ईस्वी में। 1011 ईस्वी में इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। और कहां पर करवाया था? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर करवाया था। अब इस दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसके अन्य क्या नाम है? कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से ये दुर्ग कुमट झाड़ियों से गिरा हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक कुमट नाम की जड़ियां पाई जाती है, जिससे क्या निकाला जाता है? तो गोंद निकाला जाता है। और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? कुंभाणा दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है इसको। जब तक दुश्मन इसको जीत नहीं पाएगा तब तक जालोर दुर्ग आएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? जालोर दुर्ग की कुंजी। ये जो दुर्ग है वो पूर्व से पश्चिम तक टोटल मिलाकर 48 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। उसके साथ ही इस पर एक आक्रमण हुआ था। वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एक आक्रमण किया था। कब किया था? 1308 में। और यहाँ पर इस दुर्ग का सबसे पहला साका हुआ था 1308 में। उस टाइम पर यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। कब हुआ था? 1308 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस किले को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का क्या नाम रखा था? तो इसका नाम रखा था खैराबाद। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? सिवाना दुर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस नए जिले में प्रसिद्ध चार भुजा मंदिर स्थित है? ब्यावर, खेरथल, तिजारा, शाहपुरा या फलोदी? इसका आंसर हो जाएगा शाहपुरा में। शाहपुरा में प्रॉपर एक मंदिर स्थित है जो चार भुजा जी का मंदिर है। एक मंदिर और है जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो कहां पर स्थित है? राजसमंद में। राजसमंद में भी चार भुजा जी का मंदिर स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? गढ़बोड़ चार भुजा जी का मंदिर। जो गढ़बोड़ चार भुजा जी का मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है और इसको बद्रीनाथ के भी नाम से जाना जाता है। जो राजसमंद में स्थित गढ़बोड़ चार भुजा जी का मंदिर है उसको, और यहाँ पर प्रतिवर्ष देव जुलनी एकादशी को मेला भरता है। और ये वाला जो मंदिर है जो शाहपुरा में स्थित है वो प्रॉपर शाहपुरा में स्थित है और इसके पास बालाजी का भी एक मंदिर है। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है। इसको बालाजी की छतरी के नाम से जाना जाता है। किसको? हनुमान जी के मंदिर को। नए जिले में प्रसिद्ध चार भुजा जी का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो शाहपुरा में स्थित है। और जो अपना प्रसिद्ध चार भुजा जी का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और गढ़बोड़ राजसमंद में स्थित जो चार भुजा जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोकल ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी जनजाति के लोग मोर का मांस खाने के शौकीन होते हैं?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरासिया, कंजर, शहरिया या मीणा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंजर जाति के लोग। कंजर जाति के लोग मोर का मांस खाते हैं। कंजर का मतलब क्या होता है? जंगल में रहने वाला। कंजर का शाब्दिक अर्थ है जंगल में रहने वाला। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अगली बात आती है, इस जनजाति में मरने के बाद जो मरा हुआ व्यक्ति उसके मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। इनके जो घर होते हैं इसमें दरवाजे नहीं होते हैं। और इनके जो आराध्य देव है वो कौन से है? हनुमान जी। और आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता। कौन सी माता है? चौथ माता। यहाँ पर स्थित है इनका मंदिर, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। किसका मंदिर? चौथ माता का मंदिर। और जो चौथ माता है वो किसकी आराध्य देवी है? कंजर जाति की। आराध्य देव कौन से है? तो हनुमान जी। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य भी है, वो कौन से हैं? वो है, पहला हो गया चक्री नृत्य और दूसरा हो गया धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और इनकी महिलाएं सभी जनजातियों में सबसे सुंदर होती है और ये चक्री नृत्य करती हैं 80 पल्लियों के घाघरे को पहनकर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? ए बारा, बी बांसवाड़ा, सी जैसलमेर, डी अलवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारा। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बांसवाड़ा तो दक्षिण भाग में है और जैसलमेर तो पश्चिम भाग में है और अलवर है पूर्वी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा बारा। बारा है हाड़ौती संभाग का जिला है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बारा के बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। बारा को किस नाम से जाना जाता था? तो वराह नगरी। और हाड़ौती का पूर्वी द्वार, हाड़ौती के पूर्वी द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? तो बारा जिले को। और वराह नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो सीमा लगती है वो लगती किससे? एमपी के साथ। तो कौन कौन से जिलों के साथ ये सीमा बनाता है? राजस्थान में कोटा, झालावाड़, ये 2 जिलों के साथ ये जिला और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है एमपी जिले के साथ। यहाँ पर उगने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? मक्का और सोयाबीन। और कौन सी हो सकती है यहाँ पर? कपास भी होती है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। लहसुन की खेती भी सर्वाधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर लहसुन मंडी भी स्थित। राजस्थान की लहसुन मंडी कहाँ पर स्थित है? तो बारा में। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ की प्रमुख नदी है परवन नदी। दूसरी कौन सी है? पार्वती नदी। परवन और पार्वती नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? बारा जिले की प्रमुख नदी है। परवन नदी पर परवन लिफ्ट नहर परियोजना चल रही है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बारा जिले में एक अभ्यारण्य आता है। कौन सा अभ्यारण्य? शेरगढ़ अभ्यारण्य, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सर्पों की शरण स्थली। किसकी? सांपों की शरण स्थली के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य को, जो कहाँ पर स्थित है? बारा में स्थित है। ये सब बातें आपको बारा के बारे में ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ए दुदू, बी जयपुर, सी बूंदी, डी सलूम्बर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह की रानी, इसका क्या नाम था? नाथावती। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती, जिन्होंने 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये जो बावड़ी है वो पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बावड़ी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी बावड़ियाँ स्थित है बूंदी में? गुल्ला बावड़ी, दूसरी होगी अनारकली की बावड़ी। अब अनारकली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अनारकली कौन थी? नाथावती की दासी थी और इसी दासी ने इसका निर्माण करवाया बावड़ी का, इसी के नाम पर पड़ गया इस बावड़ी का नाम अनारकली बावड़ी। इसके अलावा इसमें गुलाब बावड़ी, श्याम बावड़ी और व्यास बावड़ी भी स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी जिले में। तो रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी जिले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये थे नए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।